क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 को लाने के लिए 3 या 4 देश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ताइवान पे चाइना ने अटैक कर दिया तो यूएस उसमें आएगा, यूएस का रोल उसमें आएगा। मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं जब मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली। तो जब मुझे बंदूक उठाना ही है तो मैं फिर इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के उठाऊंगा। एस्पिरेंट की लाइफ एक नशा है। आप ये समझ लो कि जितने भी ड्रग्स है ना, उनका नशा कुछ नहीं है। ये ऐसा नशा है ना कि आप उसमें अगर घुस गए ना तो आपके सालों साल बर्बाद, जवानी बर्बाद, आपकी दाढ़ी सफेद हो जाएगी। पर ये खत्म नहीं होने वाला, ये ऐसा नशा है। आज आपके पॉडकास्ट पे मैं एक बात रिवील करने वाला हूँ। ये शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आई डोंट नो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित है एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हमारे गेस्ट है उनकी एक बुक है ऑपरेशन 7 हिंदुस्तानी, जो कि अमेज़ॉन पे धूम मचा रही है। तो विलम्ब ना करते हुए मैं चाहता हूं कि अब हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करें, जिनका नाम है सह कृष्णा। सो वेलकम सह कृष्णा, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। तो हाय गाइस, मेरा नाम सह कृष्णा है और मैंने एक बुक लिखी है ऑपरेशन 7 हिंदुस्तानी, तो ज़रूर पढ़िएगा। और मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं एक बी ग्रेजुएट हूं और उसके बाद मैंने इन्फोसिस जैसी कंपनीज में, एक्सिस बैंक में भी काम किया है। और अभी मैं पिछले कुछ सालों से राइटिंग पे काफ़ी फोकस कर रखा हूँ। हाँ, पर मैं पहले कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया है, सीरियसली, बिकॉज मैंने आपका कंटेंट देखा और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, सारे कंटेंट में इतना कुछ सीखने को मिला। तो आई होप कि आई विल बी एबल टू शेयर समथिंग वैल्यूएबल, कि जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमें, वो कुछ ले जा सके, कुछ टेक अवे उनके लिए हो यहाँ पर। आई होप सो। और आपको बुलाने का भी इंटेंशन यही था कि लोगों के लिए कुछ ऐसा हो कि वो टेक अवे उनके साथ जाए, राइट? तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों के साथ, ठीक है? तो पहला सवाल मेरी तरफ से आपके पास आ रहा है और मेरा प्रश्न ये है कि आई वॉज रीडिंग अबाउट यू और आई फाउंड कि आप एक एस्पिरेंट रहे, ठीक है? मल्टीपल आपने एग्जाम्स प्रिपेयर किए और आपने अटेम्प्ट भी किए, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मतलब दर्शकों के लिए कि वो क्या जर्नी थी, कैसे हुआ, आपका क्या एक्सपीरियंस है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज के टाइम पे जो एस्पिरेंट है उनके लिए आपके पास क्या सजेशन है ताकि उनकी ये जर्नी इजी हो जाए। ओके, तो एस्पिरेंट्स की जो जर्नी थी वो एक बहुत तरह, मतलब मल्टी डायमेंशनल जर्नी थी वो। उसमें काफ़ी कुछ मैंने सीखा, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, बहुत गलत चीज़ें भी सीखी, जानकारी में मिली। तो अगर मैं उसको सम अप करूँ तो मैं कहूँगा कि ये ना एक रास्ता है आपके ड्रीम्स को हासिल करने का। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से इसमें आते हैं, उनके खुद के ड्रीम्स के लिए, उनके पेरेंट्स के ड्रीम के लिए, उनके फैमिली के नीड्स के लिए। तो इस वजह से वो आते हैं और वो काफ़ी कुछ सीखते हैं आकर के इस फील्ड में। तो जैसे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है लोग सीखते हैं, तो एक होता है नॉलेज, एक होता है आपको प्रोफेशनलिज्म, एक होता है रेशनलिज्म। तो नॉलेज आपको मिल जाता है जब आप तरह-तरह की किताबें पढ़ते हैं, तरह-तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो आपको डाइवर्स नॉलेज मिलता है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एथिक्स, हर चीज़ों का नॉलेज मिलता है। तो नॉलेज का इतना भंडार आपके पास हो जाता है, तो आप उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करोगे, उसको कहाँ अप्लाई करोगे? तो वो आता है आपके रेशनल बिहेवियर में। तो रेशनलिज़्म एक ऐसा चीज़ है जैसे कि आप मैं कह लूँ कि कोई इश्यू हो रहा है कहीं पर, मान लो कोई कम्युनल वायलेंस का इश्यू आ गया, तो आप वहाँ पर किसी कम्युनिटी के साइड नहीं हो रहे हो। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे कि ये प्रॉब्लम है, इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपके अंदर वो सेंसिबिलिटी आ जाती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपने कम्युनिटी को नहीं सपोर्ट करना है, मुझे लेफ्ट आइडियोलॉजी या राइट आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करना है। मुझे वो करना है जो अभी के लिए सही है, जिससे पीस रहे और लोगों के देश में शांति रहे, या जो बेटरमेंट, जो न्याय संगत है वो चीज़ें करनी है। तो ये मेंटालिटी ना जो डेवलप होती है एस्पिरेंट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो है प्रोफेशनलिज्म। तो आपको, चूँकि जब आपको आईएएस बनते हो या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो, तो आप ना लोगों से डील करना है। तो आपके अंदर वो ना आपको खुद में डेवलप करना होता है कि आप अपने अगर फ्रेंड से भी बात कर रहे हो, तरीके से बात करो। जैसे दिल्ली में है कि अगर आप मान लो आपका झगड़ा हो गया, तो तू जानता है मेरा बाप कौन है? पहला लाइन वही होता है। तो आपको वो चीज़ छोड़ना है और आपको ये कहना, तू जानता है इस एरिया का एसएचओ कौन है? रुक अभी फ़ोन करके बुलाता हूँ। तो आपको एक सही रास्ता लेना है, ये नहीं कि आप बस लड़ पड़े, झगड़ पड़े, चौड़ में बिल्कुल वो आप ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाते हो। सिविलाइज़ हो जाते हो। क्योंकि आपको वही रिफ्लेक्ट करना है अपने आंसर राइटिंग्स में, आपको पढ़ाई के दौरान। तो वो चीज़ जब तक आप खुद में इम्बाइब नहीं करोगे, वो आपके आंसर्स में नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इसमें।
फिर इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो जो कॉन्स हैं, तो कॉन्स भी बहुत सारे हैं इसके। कॉन्स हैं इस क्योंकि ये ना एक नशा है, एस्पिरेंट की लाइफ एक नशा है। आप ये समझ लो कि जितने भी ड्रग्स हैं ना, उनका नशा कुछ नहीं है। ये ऐसा नशा है ना कि आप उसमें अगर घुस गए ना, तो आपके सालों-साल बर्बाद, जवानी बर्बाद, आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, पर ये खत्म नहीं होने वाला, ये ऐसा नशा है। मतलब मैं ऐसे-ऐसे एस्पिरेंट से मिला हूँ जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका एक एग्ज़ाम नहीं निकला हो या फिर एक आध बार निकला हो तो फिर क्योंकि होता है ना कि कई बार ना आप काफ़ी करीब पहुँच जाते हो। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, ढाई मार्क्स, 1.5 मार्क्स से चूक रहे हो। तो आपको लगता है यार इतने करीब आ गए हैं तो अगली बार तो निकाल ही लेंगे। और ये साइकिल चलते रहता है। हर बार आप करीब आते हो, कभी चूक जाते हो, कभी कुछ होता है, तो इस कारण से ये लंबा खींचते चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है इसमें तैयारी करने का। अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, हुँ। ठीक, कि आपने बता दी कि एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है, क्या हुँ। लर्निंग मिलती है उनसे, हुँ, हुँ। कितने ज़्यादा पोलाइट या सिविलाइज्ड हो जाते हैं वो लोग। हुँ। लेकिन अब उसका एक अदर साइड पे भी बात कर लेते हैं हम, हुँ, हुँ। क्योंकि हर साल लाखों लोग इसके लिए अपीयर होते हैं। राइट। उनमें से कुछ लोग तो बन जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब मेरे को उनके बारे में जानना है जो कि आपको इस जर्नी में ज़रूर मिले होंगे, हुँ। जो वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको वापस से नॉर्मल लाइफ में जाना है। हुँ। नॉर्मल लाइफ का कहने का मेरा ये मतलब है कि उनकी दुनिया अलग होती है, हुँ। वो क्राउड से बिल्कुल अलग हो चुके होते हैं, राइट। ठीक है। उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत अलग लेवल पर पहुंच चुका होता है। अब उनको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, हुँ। लेकिन उनके मन के अंदर चल रहा होता है अंतर्द्वंद, हाँ। क्योंकि अब नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हुँ। ठीक है, आप भीड़ से भी अलग हो चुके हो, राइट। लेकिन सर्वाइवल के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा, हुँ। ठीक है। तो उनकी लाइफ क्या होती है और मैक्सिमम लोग किस एक्सटेंट तक पहुंच पाते हैं अगर वो चीज़ अचीव नहीं करते तो? हाँ। देखिए ये ऐसा फ़ील्ड है यहाँ पर ना 99% लोग फ़ेल ही होते हैं। 1% ही हैं जो सक्सीड कर पाते हैं, बाकी मोस्टली फ़ेल होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने कितने साल दिए हैं इसमें, कितना नॉलेज गेन किया है। जिन लोगों ने अच्छा नॉलेज गेन किया है, वो तो किसी कोचिंग में या फिर किसी भी ट्यूशन सेंटर्स में जाकर के वो पढ़ा देते हैं या कंटेंट लिख देते हैं। इन सब चीज़ों करके वो चूँकि उनको पता है कि उन्होंने यही किया आज तक। जैसे बच्चे होते हैं जो 21 साल की एज में ही छोड़ कर के आ जाते हैं, वो तो पढ़ाई खत्म करके सीधा तैयारी करने आ जाते हैं। उनके पास कोई प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रोफ़ेशनल स्किल नहीं है, वो तैयारी कर रहे हैं। उनके पास जो नॉलेज है, स्किल है, वही उनका प्रोफ़ेशनल ही है। तो उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि अब जाऊँ कहाँ? जाके क्या करूँ? देखिए सक्सेस की बात सब करता है, लेकिन अगर आप फ़ेल हो रहे हो, तो क्या करना चाहिए इस बारे में कोई नहीं बताता, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हैं कुछ चीज़ें जैसे आप कर सकते हो, एक तो अगर आपका नॉलेज है तो आप कंटेंट वगैरह बनाइए। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब की मदद से आप अपने कंटेंट्स डालिए, ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करिए, ये सब चीज़ें से आपका थोड़ा-सा खुद का वैल्यू बढ़ेगा। उसके अलावा कोचिंग्स वगैरह में भी पढ़ा सकते हैं, खुद के ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं। इसके अलावा है कि लोगों को ना स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर आपने तैयारी कर ली, नहीं हुआ, अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने जाओगे, आपको जॉब मिलना मुश्किल है। मिलेगा तो बिल्कुल बेसिक्स लेवल पे। आपकी एज इतनी हो चुकी है कि अब आपको शादी भी करनी है और उतने कम सैलरी में आपको शादी होने में प्रॉब्लम होगी। आप खुद नहीं चाहोगे कि उतना प्रोवाइड नहीं कर पाओगे आप फैमिली को। तो आप चाहोगे अच्छी तो बेटर है या तो आप एमबीए कर लो, मास्टर्स की कोई कोर्स कर लो या फिर आप स्किल डेवलपमेंट कर लो। आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जैसे डेटा एनालिटिक्स इन डिमांड है, बहुत अच्छा फ़ील्ड है। डेटा एनालिटिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और फुल स्टैक डेवलपमेंट वगैरह है। तो आप ये सब कुछ भी कोर्स वगैरह करके आप जॉब ले सकते हो, आपको एक डिसेंट स्टार्टिंग मिल जाता है इन सब से। तो अब इवेंचुअली फिर तो आप डेवलप करोगे ही और फिर आगे बढ़ोगे ही। तो मेरे हिसाब से लोगों को डरना नहीं चाहिए कि तैयारी करने आएँ। हाँ, पर ये ज़रूरी है ना कि आप अपना ड्यूरेशन तैयारी का ज़रूर कम करो। जैसे यूपीएससी का मैं जैसे बता रहा हूँ, आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। आप 21 साल की एज से शुरू होके 32 इयर्स, इन करीब 11 सालों में आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो। तो लड़के जो 11 साल अपना बर्बाद करते हैं या नहीं इस कोशिश में लगे रहते हैं, इट्स बेटर कि आप उसको रिड्यूस करके 6 साल करो। आप 21 साल की एज में अगर आपने पढ़ाई कर ली, स्टार्ट किया, तो आप टारगेट लेके चलो कि आपको 2 साल, 4 साल ही पढ़ना है। अपने नोट्स इतने अच्छे बना लो, सब कुछ इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर आपको पढ़ाई छोड़नी भी पड़ी और जॉब भी पकड़ ले रहे हो, आप सिर्फ रिवीजन करके और थोड़ा अपडेट्स करके उसको आप एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं तो अगर स्टार्टिंग में जॉब ही कर लो आप कुछ साल, 21 साल से 25 साल, 26 साल आपने जॉब कर ली और बाकी के 6 साल जो बचे वो आपने तैयारी कर ली। तो जॉब करने से फ़ायदा आपके साथ ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस है पहला तो, आपके पास पैसे हैं, आप सेव कर सकते हो और उस पैसे को आप हेल्प कर सकते हो अपने कोचिंग करने में, फर्दर आगे पढ़ाई करने में, अपने आप को सस्टेन करने में। तो थोड़ा
आपको सोचना पड़ेगा इन चीजों को कैसे आपको लेकर के चलना है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने साल देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, आपका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सक्सेस रेट। लोग ये चीज समझते नहीं है, जोश जोश में आ जाते हैं, खुद को ओवर आकलन कर लेते हैं कि हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ वगैरह। बट फैक्ट ये है कि जो निकालते हैं ज्यादातर IITians होते हैं मैक्सिमम, या मतलब उस लेवल के बंदे होते हैं, और हम लोग सब पहुंच जाते हैं वहां पर तैयारी करने जो उस लेवल पे नहीं। ऐसा नहीं कि IITians हैं तो बहुत ये और बाकी नहीं निकाल सकते, बहुत एग्जांपल्स हैं उसके भी। बट आपको ये नेगेटिव भी लेकर के चलना है कि हाँ ये चीज में आपके साथ हो सकता है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, तो एक प्लान भी रेडी रखो आप। और दिस आंसर्स माय फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं मांग रहा था कि कुछ सजेशंस एस्पिरेंट्स के लिए क्या है। सजेशंस मैं एक दो और देना चाहूंगा जो पॉजिटिव, अगर मैं कहूँ कि आप तैयारी में आ रहे हो बिल्कुल, तो मैं अगर सजेशन दूं तो पहला तो मेंटर आप जरूर लो। तो सर कृष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड एस्पिरेंट एक जर्नी जो आपने जी, MCAT किया, बैंक में जॉब गई, ठीक है, और उसके बाद सडनली यू गॉट इनटू समथिंग एल्स, ठीक है, राइटर, यू बिकेम एन ऑथर, यू रोट अ बुक व्हिच इज डूइंग वेल फैंटास्टिकली। कैसे हुआ ये? राइटिंग जो था ना, ये मतलब मेरा गॉड गिफ्ट है शायद, मैं ये कहूँगा। मैं जब 8 साल का था, उसको एक पुश चाहिए होता है ना, और थैंकफुली मुझे वो बचपन में ही मिल गया जब मैं 8 साल का था। मुझे अभी भी याद है थोड़ा-थोड़ा कि मैंने कुछ लिखा कि एक लड़का है, वो किडनैप होने लगता है, फिर वो बच जाता है। कुछ बचकाना सा ही लिखा था। मेरे पापा को मैंने दिखाया, पापा ने देखा, पापा पढ़े, तो पापा बोले अच्छा है। फिर वो कुछ सोचे, फिर बोले कि नहीं अच्छा है, और अच्छा लिखो। तो उन्होंने मुझे पुश दिया वो, और अच्छा लिखो। तो फिर मैंने उसको धीरे फिर ना मैंने एक कॉपी बनाई, उसमें तरह-तरह की कहानियाँ लिखी, कहानियाँ पढ़ता था, उससे कुछ निकालता था, कुछ समझ में आता था, फिर अपनी कहानी बना के लिखता था। कहानी, पोएट्रीज़ वगैरह फिर स्कूल में लिखने लगा, स्कूल में कई बार पब्लिश हुई ये सब चीज़ें। तो ना वो काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया कि आप इस फील्ड में आ गए हो। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई व्यूअर जो हमारे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और उनमें से हो सकता है कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो बुक लिखना चाहता हो, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 5 ऐसे स्टेप आप बताएं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके लोग चीज़ों को समझे। कौन-कौन से 5 स्टेप उनको लेने चाहिए? ठीक है, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन। कहानी ऑनेस्टली सब कोई लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। हमारे हर बगल, हर तरफ, सब जगह कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। अगर कोई पेड़ पे चिड़िया ही है, वो जाके दाना लेकर के आ रही है, तो वो भी कहानी है कि उसका बच्चा भूखा होगा। आप उस पे कहानी लिख दो, बच्चा वो भूखा था या बीमार था, कुछ लिख दो कहानी। तो पहले ऑब्जर्वेशन, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट स्टेप, आप उसने रफ कॉपी में लिखा। अब उसको जब वो लिखने बैठेगा ना बंदा, राइटिंग में ना एक बात होती है कि ना आप जब लिखने बैठते हो ना, तो खुद ब खुद आपका दिमाग इतना तेज चलने लगता है कि आपको और अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आने लगते हैं। आप खुद ब खुद कुछ ना कुछ, आपकी कहानियाँ इसलिए कई बार मॉडिफाई होती हैं। स्टार्टिंग में आपने कुछ लिखा है, अलग चैप्टर में कुछ और लिखा गया जो उससे मेल भी नहीं खा रहा है। ऐसा होता है कि मेल नहीं खाएगा, लेकिन आपको वही करना, समझना है कि हाँ, ये मेल नहीं खा रहा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ अच्छा लिख दिया है। तो हो सकता है आपको उसे निकालना भी पड़े। सेकंड स्टेप ये है कि उन्होंने पहले रफ कॉपी में लिखा, उसको फिर थोड़ा फेयर किया, ठीक है, फिल्टर कर लिया उन्होंने, ठीक है, एक फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, एक फर्स्ट ड्राफ्ट बना लिया, थर्ड स्टेप। अब आप उस ड्राफ्ट को फिर से पढ़िए। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं 1-2 महीने का गैप लेता हूँ, क्योंकि ना जब आप एक बार कहानी एक पूरा लिख लेते हो, आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट में रहते हो, उस माइंडसेट से आप लिखते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर जब दोबारा पढ़ोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर कोई बंदा जब आपकी किताब पढ़ रहा है, वो तो एक फ्रेश माइंडसेट से उठा रहा है ना। तो इसलिए मैं 2-3 महीने का गैप लेता हूँ, ताकि मैं भी एक फ्रेश माइंडसेट से जब दोबारा पढूँ, तो मुझे क्या वो इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्या मैंने वो जो उस समय सोच के लिखा था, मज़ा आया पढ़ के? तो कई बार होता है मेरे साथ कि मैं खुद थ्रिल्ड फील करता हूँ, अरे यार, ये मैंने इतना अच्छा लिख दिया। मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने इतना अच्छा कैसे लिख दिया। फोर्थ स्टेप में अब आप एडिटिंग करते हो। अब क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुआ है, कहाँ पर किन-किन वर्ड्स जो रिडंडेंट है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, सडनली बहुत यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं, ही स्टार्टेड टू डू दिस, तो स्टार्टेड नहीं यूज़ करो, ही डिड दिस, बस यही लिखो। इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको छाँटिए और क्रिस्प करिए, अपने मैन्युस्क्रिप्ट को थोड़ा-सा पतला, हाँ, छोटा करिए, पतला करिए, खामखा के चीज़ों को हटाइए, तो वो आपका फोर्थ स्टेप होता है। और फिफ्थ स्टेप है, फिर आप पब्लिशर्स को भेजिए। पब्लिशर्स को आप अप्रोच करिए कि ये मेरी मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका एक सिनॉप्सिस बनाइए कहानी का, 500 वर्ड्स का, कि हाँ ये सिनॉप्सिस है। अब ये आप पब्लिशर्स को भेज रहे हैं, पब्लिशर्स पढ़ेंगे उसको, अगर अच्छी लगी तो फिर वो उसको पब्लिश करेंगे। तो ये है 5 स्टेप। मतलब ये 5 स्टेप है, ठीक है, उसके बाद आप ऑथर बन गए। आप ऑथर अगर पब्लिश हो गई तो फिर आप ऑथर बन गए।
तो अब मेरा क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैं आजकल बहुत सुन रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे थ्योरीज निकल कर आ रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ठीक है। तो मैंने जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है इसमें, क्योंकि आपने, आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में पढ़ा भी बहुत होगा, ठीक है। सो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट अभी के करंट सिनेरियोज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो एस्केलेट नहीं होंगे वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। वो अभी, क्योंकि जैसे अभी रशिया यूक्रेन है, उस समय भी लोगों ने बहुत प्रेडिक्ट किया कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, बट नहीं हुई। फिर अभी इसराइल और हमास की जो चल रही है वॉर, उसमें भी लोगों ने प्रेडिक्ट किया। फिर अब इसराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट हो गई, अभी भी लोग कह रहे थे कि होगी, बट नहीं होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 को लाने के लिए 3 या 4 देश बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस, इंडिया, चाइना और चौथा रशिया। रशिया थोड़ा डाउन है आजकल, बट फिर भी इतना भी डाउन नहीं है कि आप उसको आउटप्ले कर सकते हैं। तो ये 4 कंट्री जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगी। पर जहाँ ये 4 कंट्री इन्वॉल्व हो गए वो होगी। जैसे एक बहुत प्रोबेबल सीन है ताइवान का इशू। अगर ताइवान पे चाइना ने अटैक कर दिया तो यूएस उसमें आएगा, यूएस का रोल उसमें आएगा, क्योंकि यूएस उसको, मतलब कि उनके बीच में एग्रीमेंट है कि अगर हम पे अटैक होता है तो यूएस जापान उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब यूएस इधर आ जाएगा, अगर जहाँ इन्वॉल्व होगा तो इंडिया को ये थोड़ा सा कहेंगे कि भाई हम यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब तुम क्या करो। इंडिया भी अपॉर्चुनिटी ये देखेगा, क्योंकि अब चाइना वहाँ इन्वॉल्व हो चुका है, तो हमारे पास पीओके और एक्साई चीन बचा हुआ है, जो हमारा एजेंडा है लेने का, इस गवर्नमेंट का एजेंडा है। तो मे बी पॉसिबल कि हम पीओके पे अटैक कर सकते हैं, पर चूंकि हम चाइना को फिर यहाँ भी इंगेज कर देंगे, वहाँ भी इंगेज कर देंगे, दो तरफ इंगेजमेंट हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थोड़ा पीओके को लेने का थोड़ा बढ़ जाएगा इस वजह से। तो ये एक अब इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब जहाँ चाइना, रशिया, यूएस, सॉरी चाइना, इंडिया और यूएस, ये तीनों हुए, रशिया भी प्ले में आएगा, क्योंकि चाइना और रशिया में अभी फिलहाल बहुत दोस्ती चल रही है। हालांकि दोनों ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को, बट स्टिल इनके बीच में अभी दोस्ती चल रही है, तो रशिया भी आएगा। इंडिया के अगेंस्ट नहीं आएगा, बट हाँ चाइना को मे बी उस तरफ हेल्प कर सकता है। तो ये सिचुएशन बिल्डअप होने के चांसेस हैं, तब पॉसिबल है वर्ल्ड वॉर हो। इसके अलावा कुछ और होता है तो आई डोंट थिंक सो कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ लग रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 का चांस नहीं है। ओके, सो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बुक, ठीक है, आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, ठीक है, बहुत सारे रिसर्च भी किए होंगे, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी स्टोरी अगर आपके पास है तो वो बताना चाहेंगे कि जो आमतौर लोगों के तक पहुंची नहीं है वो स्टोरी। मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की कुछ ऐसी कुछ बातें हो जो आपको पता हो, और आप चाहते हो कि लेमन जो हमारे लोग हैं उनके बीच में ये स्टोरी बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, इट इज़ अबाउट द ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, इसके बारे में पढ़ रहा था। तो दैट पोर्ट वाज बीइंग ऑफर्ड टू इंडिया एज वेल, क्योंकि ये पोर्ट हमेशा से पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास नहीं था, वो ओमान के पास था। तो ओमान 1958 के दौरान उसने इसका एडवांटेज समझा नहीं इस पोर्ट का इतना, जबकि वो एक डीप सी पोर्ट है, यानी वहाँ का टोपोग्राफी ऐसा है कि वहाँ पर बड़े-बड़े शिप्स लैंड हो सकती हैं। तो उस पोर्ट को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते थे फाइनेंशियली, बट ओमान ने इस चीज़ को समझा नहीं और इसलिए वो बेचना चाह रहा था। तो ऑफर शायद 3 मिलियन के अराउंड का था। इंडिया को ऑफर किया, इंडिया के पास इनफ था, वो 4 भी या 5 भी दे सकते थे हम लोग। बट इंडिया ने, जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने समझा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, और फिर पाकिस्तान ने इस चीज़ को ग्रैब कर लिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि वो एक ऐसा पोर्ट है ना कि अगर वहाँ पर काम शुरू हो जाता, ऑपरेशनल हो जाता, तो वो बहुत बेनिफिट देता हमें। उस समय जो लोगों ने इसको सही माना कि वो सही किया, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर था बिल्कुल, तो वहाँ पर अगर कभी वॉर हुआ तो पाकिस्तान सबसे पहले उस पे अटैक करेगा, वो एक प्रॉब्लम थी वहाँ पर। लेकिन उसके साथ-साथ ना एक अपॉर्चुनिटी भी एडवांटेज भी था कि हमारा अगर वहाँ पर बेस है, तो हम पाकिस्तान के अंदर घुसे हुए हैं ऑलमोस्ट, और वो प्रोविंस आता है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में हमेशा से एक रहा है, इंडिपेंडेंस के लिए वॉर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं हमेशा से। तो हम चाहे तो उसको लेवरेज कर सकते थे, जिस तरह से हमने बांग्लादेश में हेल्प किया। और जितने भी बलूच है दे आर टिल्ट टुवर्ड्स द इंडिया मोर, दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया, तो इसलिए हम लोगों को एक एडवांटेज था वहाँ पर। तो पाकिस्तान मोर देन बीइंग अग्रेसिव, वो थोड़ा डिफेंसिव स्टेप पे होता। और दूसरा कि अगर वहाँ ट्रूप्स मेंटेन भी करने होते हमें, वो पोर्ट से हमें इतना फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का वो पोर्ट है कि हमें उससे पैसे ही इतने आ जाते हैं कि हम ट्रूप्स मेंटेन करना, वो तो उसी से खर्चा निकल जाता। वो एक फैक्टर है। स्ट्रैटेजिकली भी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ना गल्फ ऑफ एडन के पास, सॉरी
स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास है। तो ये ओमान और जो ईरान है इसके पास पड़ता है और ग्वादर भी वहीं पर है। और ये इतना इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है वर्ल्ड का कि आप समझ लीजिए कि इवन ड्यूरिंग 1500s एंड 1600s के समय भी वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जब पोर्टुगीज आए थे तो उनको उनके ऊपर वालों ने कहा था कि भाई गल्फ ऑफ एडन और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करो, क्योंकि जितना भी वहां से ट्रेड निकलता था वो वहीं पर ब्लॉक करवाना था। तो हमारे पास एक कंट्रोल वहां पर भी होता कि अगर हमें कभी कुछ ब्लॉक करवाना हुआ, वर्ल्ड प्रेशर क्रिएट करना हो तो हम कर सकते थे। तो वो एक फैक्टर हमारे साथ था। तो हमने वहां पर एक सॉर्ट ऑफ मिस कर दिया इस चीज को। एक अपॉर्चुनिटी हमारे से हाँ, निकल गई गई। फैक्ट। और ऐसी मल्टीपल रही है पास्ट। रही है बहुत सारी, अभी भी हैं। स्टेट ऑफ मलक्का हमारे ये कंट्रोल में, हम लोग उसके ऊपर भी ये कर सकते हैं, जब चाहे उसको चोक पॉइंट में तब्दील कर सकते हैं, तो नॉट अ प्रॉब्लम। राइट। और अब मेरा जो आपसे सवाल है, वो सवाल नहीं है, बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है वो किससे रिलेटेड है? ओके, तो फ्यूचर में अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एक इंडियन मल्टीवर्स बनाने का, सुपर हीरोज का। ओह, जैसे मार्वल का आप लोगों ने देखा है मल्टीवर्स, तो हमारे इंडियन माइथोलॉजी में, हिस्ट्री में बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत चीजें हैं। हम उन्हें आजकल बहुत राइटर्स लिख भी रहे हैं इसके ऊपर, बट मेरा एजेंडा है कि अभी तक इसके ऊपर एक सुपर हीरो मूवी जैसा कुछ क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है कि जो ढेर सारी कहानियों को लिंक करे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट 1 और 2 और 3 स्टोरीज, इट कुड बी अराउंड 5, 10 और 15 स्टोरीज एज वेल। ओके, सो सर कृष्णा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन 7 हिंदुस्तानी से डिस्कशन अपना, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप थोड़ा और इलेबोरेट करें। और मैं पूछना क्या चाहता हूँ कि आपका पैशन तो है, चलो बुक लिखना, ठीक है, और आपने बुक भी लिख दी, लेकिन आपने यही बुक क्यों लिखी? ठीक है, मतलब ये आपके दिमाग में इसकी स्टोरी आई कैसे? ठीक है, थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाहूँ, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअली इसके पीछे भी एक स्टोरी है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक कोइंसिडेंस हुआ था। तो आई थिंक मैं ट्रैवल कर रहा था, शायद घर ही जा रहा था, और ट्रेन पकड़ने वाला था और मैं लेट हो गया। तो हड़बड़ी में मैं एक कोच पे चढ़ गया, और वो कोच थी आर्मी वालों की। और आर्मी वाले जनरली कहते हैं, मुझे तो बाद में दोस्तों ने बताया कि आर्मी वाले अलाउ नहीं करते हैं सिविलियंस को। इनफैक्ट अगर चढ़ रहे हैं तो काफ़ी रूडली उनको फिर बाद में उतार भी देते हैं कि ये आर्मी वालों का है। तो तुम कैसे चले गए? तो दैट वाज समथिंग। तो वो बहुत ही कोइंसिडेंस सा था कि मैं चढ़ा उस पे, और उस समय ना मेरे बाल भी छोटे-छोटे थोड़े थे, और मैंने लकीली एक टी-शर्ट पहना हुआ था जो आर्मी प्रिंट का था। तो उन लोगों ने थोड़ा-सा ना लगा कि ये शायद आर्मी वाला ही है। और एक कोई थे, तो उनसे बात होने लगी, वो आर्मी वाले ही थे, वो सिविलियन ड्रेस में थे हालाँकि, बट देखने से पता चला था ही इज़ एन आर्मी मैन। तो उनसे थोड़ी बहुत बात-वात हुई थी मेरी, तो उनके साथ में बैठ गया वहाँ पर। बट सामने के लोग जो थे उनको थोड़ा-सा शक हो रहा था कि ये कहीं सिविलियन तो नहीं है। तो एक ने मुझसे पूछ भी दिया कि कौन से ये हैं, मतलब बटालियन वगैरह कुछ पूछ दिया, कौन से हिस्से हैं। तो मेरे को समझ में आया नहीं कि क्या जवाब दूँ, कुछ आता तो था नहीं, आर्मी के बारे में ज़्यादा पता था नहीं। तो मैंने बस कह दिया कि मैं इनके साथ हूँ, जो बगल में बैठे हुए हैं। एंड लकीली ही डिड नॉट से एनीथिंग। वो शांति रहे, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो फिर सामने वालों को भी लगा हो सकता है इनके रिलेटिव होंगे, सिविलियन है और रिलेटिव होंगे, तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो मेरा बैठना वहाँ पर तो फिक्स हो गया। अब धीरे-धीरे ना कुछ-कुछ बातें होने लगी उनसे, ये वो। तो ना बातों-बातों में मैंने उनसे पूछा ट्रेनिंग वगैरह के बारे में, कैसी होती है, क्या होती है? तो वहाँ से मुझे ना एक्चुअली 2-3 स्टोरीज़ मिली, और मेरी कहानी का ना एक बेस मिला। हालाँकि इस कहानी का स्टार्टिंग जो ओरिजिन था, वो एक गेम आता था, आप लोगों ने पता नहीं खेला है कि नहीं, वो आईजीआई एक गेम आता था। वो स्पाई वाला गेम होता था। तो आईजीआई गेम से मुझे ना एक आइडिया आया था कि इस तरह की कुछ कहानी लिखनी चाहिए कभी, कि स्पाई होता है और सब जगह जाके एक्टिविटीज़ करता है। तो बट कोई था नहीं कि क्या होना चाहिए बुक में, और आईजीआई प्रोजेक्ट नाम था। आईजीआई प्रोजेक्ट नाम था, राइट। तो उसमें फिर हम लोगों ने, तो फिर मैंने, जब वहाँ पर मैं वहाँ था तो उनसे बात-वात हुई, तो कुछ-कुछ बातें सामने आई। तो वहाँ से मुझे एक्चुअली कंटेंट मिलना शुरू हुआ कि कहानी का क्या मेरा बेस हो सकता है। कैसे, मैं जैसे बताया मैंने बिरयानी राइटर हूँ, तो इधर से उधर कनेक्ट करता हूँ मैं। तो मैंने फिर चीज़ों को जोड़ा था। तो मुझे एक जो सामने एक बैठे हुए थे, वो मुस्लिम थे। तो उन्होंने बोला ना कि मेरी फैमिली में ट्रेडिशन है कि सब लोग आर्मी में हैं, आर्मी में जाते हैं। तो इसलिए मुझे भी ना ये लोगों ने, घर वालों ने धकेल दिया आर्मी। बिहार के थे वो, तो वो बोले कि मेरा था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। पर मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि नहीं, ट्रेडिशन है, तुमको जाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से वो आर्मी में गए। तो मैंने पूछा तो कैसा लगा रहा आपका एक्सपीरियंस ट्रेनिंग वगैरह का? तो बोले कि यार देखो, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग कभी-कभी लगता था, क्योंकि मुझे करना कुछ और था, मैं करने कुछ और आ गया। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया लगा कि ये जो सोल्जर्स हैं, ये भी कभी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, डिमोटिवेट हो सकते हैं।
हम अपने रियल लाइफ में हमेशा कहते हैं यार जॉब बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है और छोड़ देना चाहिए ये वो। व्हाट इफ अगर आर्मी मैन को ऐसा फील आ जाए, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तो मुझे जो कहानी का जो बेस था ना वो यहाँ से मिला कि डीमोटिवेटेड सोल्जर्स ये इनके ये हैं और एक थ्रेट आ रहा है देश के ऊपर और उसको ये लोग काउंटर करेंगे। तो कैसे करेंगे आखिर? कैसे ये खुद को डिस्कवर करेंगे, अपना मोटिवेशन बैक करेंगे? तो वहाँ का बेस मिला। फिर इनसे और बात हुई और फिर इन्होंने मुझे आगे बताया, एक कैरेक्टर के बारे में बताया जो आर्मी के थे, वो कश्मीरी थे। तो उनके साथ था कि वो जो थे उनको उनके पास ऑप्शन, वो थोड़ा-सा ना रेडिकलाइज़्ड ज़ोन से आते थे, ऐसे एरिया से आते थे ना, तो एक्सट्रीमिज़्म था वहाँ पर। तो उनके पास ऐसा हो रहा था कि वो जा सकते थे, किसी गलत डायरेक्शन में जा सकते थे। बट उनका एक स्टेटमेंट फिर उन्होंने मुझे बताया, मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग लगा। उन्होंने कहा था कि जब मुझे बंदूक उठाना ही है, तो मैं फिर इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के उठाऊँगा। और मुझे लगा कि यार ये कितना मोटिवेटिंग है, आज के टाइम में जो युवा रेडिकलाइज़ हो जा रहे हैं इतना ईज़िली, एक्सट्रीमिज़्म की ओर चले जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वहाँ पर ये एक बंदा है जो कह रहा है कि मैं बंदूक उठाऊँगा तो सिर्फ़ इंडियन आर्मी के लिए उठाऊँगा फिर तो, तुम्हारे लिए क्यों उठाऊँगा? एंड ही जॉइन्ड इंडियन आर्मी। और उस पे भी जबकि आपके सराउंडिंग में जो आपके जो एनवायरनमेंट में जितने जो मैक्सिमम लोग हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ आ गए, ठीक है। तो उनके स्टोरी को मैंने बुक में रखा। हालाँकि थोड़ा-सा चेंज किया, कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा रोमांटिक एंगल वगैरह इसमें डाला है मैंने, क्योंकि वो कहानी का डिमांड थी इस वजह से। बट उसका जो मोटिवेशन है और जो उसका चाहिए मुझे जो मैसेज देना था बेसिकली, वो मैं कन्वे कर पा और रहा मैं हूँ। चाहता हूँ कि अब इसको ज़्यादा और रिवील ना करें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि दर्शक उस बुक को खरीद के ही पढ़े। बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे कहानी में आपको बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ मिलेंगी, क्योंकि हर किसी का एक स्ट्रगल है। 7 हिंदुस्तानी नाम है अगर है, तो उसमें 6 हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो कि डिमोटिवेटेड है बिकॉज़ उनको आर्मी में आने का ऐसा कुछ था नहीं। उनके पास्ट में ऐसी चीज़ें थी इस वजह से, तो कैसे मोटिवेशन गेन करते हैं, और उनको लीड कर रहा है एक रॉ का एजेंट। आज आपके पॉडकास्ट पे मैं एक बात रिवील करने वाला हूँ, ये शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आई डोंट नो, बट जो मेरा रॉ का जो एजेंट है, उसका कोड नेम है सेबर टूथ, ठीक है? सेबर टूथ, और ये सेबर टूथ से रिज़ेम्बल करता हुआ एक मूवी आया है साउथ का, और जब आप उसका टीज़र देखेंगे तो, और मेरी किताब के स्टार्टिंग के 3-4 पन्ने पढ़ेंगे, तो आपको दोनों में सिमिलैरिटीज़ दिख जाएँगी। तो मुझे लगता है कि आपकी किताब कुछ ऐसी जगह तक पहुंच चुकी है जो मुझे नहीं पता है, मुझसे पूछा नहीं गया, अगर पहुंची भी है तो आई कैन नॉट क्लेम डायरेक्टली। और ये हैं, अगर मैं उनका नाम बताऊं तो ये मूवी का नाम है बगीरा। इनका नाम भी मैच कर रहा है, सॉर्ट ऑफ सेबर टूथ, बगीरा। और जो उसमें चीजें दिखाई गई हैं वो काफी मेरे बुक से इंस्पायर्ड लगती हैं। आई डोंट नो, जब तक मूवी नहीं देखूंगा पूरा तब तक आई कैन नॉट क्लेम इट पूरी तरह, तो इसलिए अभी तक तो ऐसा ही लगता है। तो हाँ, मुझे इससे कॉन्फिडेंस भी मिला कि आई हैव रिटन समथिंग दैट गुड, कि लोग उससे इंस्पायर होके कुछ लिख रहे हैं, तो इसके ऊपर आप मूवी बना रहे हो या कुछ भी, तो वो एक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर भी। ठीक है, सो अच्छा लगा ये समझ के कि बेस क्या रहा है स्टोरी का। ठीक है, मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइथोलॉजी की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, राइट, और हर इंसान का अपना पक्ष है। तो मैं दो कंट्रोवर्सीज पे चाहता हूँ कि आपका क्या इनपुट है या आपकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि लोगों को आज भी उनके बारे में सोच के कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। एक कंट्रोवर्सी है माइथोलॉजी के अंदर कि जो शिवलिंग है कि वो एक अंग है ह्यूमन बॉडी का, जिसको हम वर्शिप करते हैं। तो आपने जब इतना सब कुछ पढ़ा, स्टडी किया, माइथोलॉजी के अंदर भी आप गए, राइट, आपने समझने की कोशिश की, व्हाट डू यू थिंक कि मतलब क्या है ये, क्या ये मिथ है या क्या ये रियलिटी है? आपके इनपुट्स क्या हैं इस पे? तो जैसा कह रहा था मैं, एनर्जी का खेल है सारा। तो अगर अब मान लीजिए अभी कोई आप किसी आदिवासी, कोई ऐसा बहुत ट्राइबल है जो रिमोट एरिया में, जो ऐसा बंदा है जिससे आप कभी जुड़े नहीं हो, जो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ा हुआ है, अगर आप उसको भगवान के बारे में या साइंस के बारे में बताना चाहो कि यूनिवर्स में ऐसे एक्सप्लोजन हुआ, ऐसे बिग बैंग हुआ और ऐसी चीजें होने लगी, तो वो क्या समझेगा? वो नहीं समझ पाएगा उस चीज को। तो हमारे सनातन धर्म में ये अच्छी बात है कि चीज़ों को ना एक अलग तरीके से दिखाते हैं। तो उसको उस आदि जब ये बात मैं कर रहा हूँ, समझ लीजिए कुछ 5000, 10,000, इवन 50,000 साल पुराना तक सिविलाइजेशन हमारा रिमेन्स मिले हैं, पेंटिंग्स मिली हैं। यानी ह्यूमन के पास इतना ब्रेन था कि 50,000 पहले वो पेंटिंग कर पा रहे, इतनी कॉन्शियसनेस थी उसमें। तो अब वैसे बंदे को अगर आप भगवान के बारे में बता रहे हो या यूनिवर्स के बारे में बता रहे हो, तो वो क्या समझेगा? क्योंकि उसके लाइफ में क्या है? वो हंटिंग, गैदरिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड रिप्रोडक्शन, यही चीज़ है।
तो आप क्रिएशन जब बता रहे हो तो वो क्रिएशन को रिप्रोडक्शन से समझ सकता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए आप जो बता रहे हो, तो हाँ, आप ह्यूमन बॉडी फॉर्म्स को बता रहे हो जो उनके खुद के हैं, तो वो समझ सकते हैं। तो इसलिए जो शिवलिंग का जो कॉन्सेप्ट है पहला ना, तो इस यहाँ से आता है कि आप क्रिएशन को बता रहे हो कि क्रिएशन कैसे हो रहा है। तो इसलिए जो कहते हैं कि मेल और फीमेल बॉडी पार्ट्स हैं, तो वो वहाँ से है। तो क्या ये भगवान के हैं जनांगों की बात हो रही है? तो नहीं, ये भगवान की नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये जो शिवलिंग जो है, ये जो प्रॉपर आते थे इस शेप में, फैलस शेप में, ये काफ़ी पहले के होते थे। और बाद में जो अब जो शिवलिंग हम देखते हैं, उसका कहीं से भी वो रिज़ेम्बलेंस नहीं है। इसका जो रिज़ेम्बलेंस है, वो 2 चीज़ों से है। जब लोग कॉन्शियसनेस गेन किए, जब बिग बैंग वगैरह को अब लोग समझ सकते हैं, बताया जाने सकता है उनको, तब देखेंगे, जब आप बिग बैंग को देखेंगे, तो आप डिस्प्ले में अगर दिखाएँगे भी, तो वो एक पॉइंट से ना वो ऐसे ओपन होता है। तो ऐसे जो ओपन होता है ना, इसको अगर आप वर्टिकली घुमाएँ तो इट कम्स लाइक दिस, लाइक अ शेप ऑफ अ शिवलिंग। तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि आप शिवलिंग बेसिकली बता रहे हो क्रिएशन को, ठीक है? अब वो शिवलिंग का मतलब वो है। एंड व्हाई वी हैव चोज़न दिस शिवलिंग लाइक दिस, एक और रीज़न जो आजकल दिया जाता है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, उनके शेप आप देखो अगर, वो भी इसी शेप के डोम शेप में आते हैं, और वो किसका है? वो एनर्जी का सोर्स दिखाते हैं, डिस्ट्रक्शन का सोर्स है वो एक तरह से। तो शिवलिंग वो सारी चीज़ों को ना रिज़ेम्बल करता है। तो इस शेप को जो अब हम देखते हैं, दैट इज़ नॉट बेसिकली फॉर व्हाट इट इज़ हैविंग फॉर द गॉड, ठीक है? पहले जो था वो बताने के लिए, वो उसलिए था कि लोग समझ पाएँ। अब जो समझ सकते हैं लोग, वो इस फॉर्म में समझ सकते हैं, इसलिए उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं या कुछ ऐसा है। एग्जैक्टली, मतलब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि आम लोग समझ पाएं, इस वजह से उसका नाम वो दिया गया। राइट। और नहीं, क्योंकि नाम इसलिए भी दिया गया, देखिए शिव जी जैसे हैं, पार्वती, देखिए ये जब धरती पे अवतरित हुए, इनको आप कह सकते हैं टाइप 7 सिविलाइजेशन, या ऐसे कुछ सिविलाइजेशन है जो उनके पास वो पावर्स हैं कि जो टाइप 1 सिविलाइजेशन जो होती है, वो अपने धरती के सारे, अपने प्लेनेट की सारी एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन जो है, वो अपने सन की जो है, जैसे हमारा सन है, उसकी एनर्जी ले सकती है। टाइप 3 अपने गैलेक्सी की ले सकती है। टाइप 4 अपने और सारे गैलेक्सीज की एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। तो उसी तरह से जो एनर्जीज को यूज कर सके, जो डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वही भगवान है। तो शिव जी जब ह्यूमन फॉर्म में आए, साकार रूप में आए, तो उनका जो नेचर था शिव का, शक्ति का, वो बिल्कुल वैसा था जो क्रिएशन के समय जो विस्फोट हुआ और ये सब हुआ, उससे रिजेंबल करता था। तो दोनों को कंबाइन करके आपको धर्म में दिखाया गया है कि हाँ, शिव ये है, शक्ति ये है, ये क्रिएशन है, और इसलिए शिवलिंग उस हिसाब से बना हुआ है। तो ये है कॉन्सेप्ट। अनदर कंट्रोवर्सी जो कि बहुत सारे लोगों को फिर से पता है कि लॉर्ड ब्रह्मा और सरस्वती जी, ठीक है, इनके बारे में, जिसकी वजह से लोग कहते हैं इसलिए ब्रह्मा भगवान के मंदिर नहीं है, या एक ही मंदिर है राजस्थान के पुष्कर में नॉर्मली। ये क्या है? ये कंट्रोवर्सी क्या है? देखिए, इसके ऊपर ना बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कि कहीं पर ब्रह्मा जी को उनकी बेटी बताया गया है, पर आप दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ेंगे, तो दुर्गा सप्तशती में ब्रह्मा जी को सरस्वती जी और ब्रह्मा जी को पति पत्नी बताया गया है। तो उसमें जैसे क्रिएशन की बात होती है, तो क्रिएशन के बाद दुर्गा सप्तशती के जो रहस्य पढ़ते हैं आप, तो उसमें वहाँ पर दिया हुआ है कि महालक्ष्मी ने देखा कि सब कुछ शून्य है, और वहाँ से एक तामसिक रूप धारण किया, एक तामसिक रूप को अपने में से निकाला। वो तामसी यानी अंधकार या काला, वो रिजेंबल कैसे कर रहा है? काली जी से। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काली जी हैं, वो डार्क एनर्जी है। वो डार्क एनर्जी है जो एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। फिर उन्होंने अपने में से एक सत्वगुण रूप को निकाला, जो महासरस्वती हैं। तो महासरस्वती सरस्वती जी नहीं है, वो एक एनर्जी फॉर्म है, व्हाइट एनर्जी है, जो भी एनर्जी है वो है। तो अब इन्हीं को लेकर के आप कहिए एक तरह से उसको विस्तार किया है कि इन्होंने अपने अंदर से और पार्ट्स निकाले, ठीक है? अब किसी ने ब्रह्मा निकाला और किसी ने सरस्वती निकाला, अब ये दोनों मिल गए, यानी ये एनर्जी साथ में मिल गई, और उससे फर्दर क्रिएशन हुआ। तो ब्रह्मा और सरस्वती ने पति पत्नी हुए। उसी तरह विष्णु और लक्ष्मी मिले, और इन्होंने अलग क्रिएशन, इन्होंने इसका पालन किया, उस जो क्रिएशन हुआ उसको पालन किया। उसी तरह शिव और गौरी मिले, और उन्होंने मिल करके उसका भेदन किया और उसका विनाश किया जो है। तो ये सारा वैसे चलता है। तो ब्रह्मा जब कहते हैं पति पत्नी थे, या फिर क्या कहते हैं, ये तो पिता पुत्री थे, तो इसका एक और कॉन्टेक्स्ट आप ये भी समझिए कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है और इतने मल्टीवर्सेस हैं कि हर मल्टीवर्स में एक अलग चीज हो रही है। एक अलग ब्रह्मा है, एक अलग वहां पर क्रिएशन हो रहा है, एक अलग विष्णु है। तो आपको हर जगह ये कहानी ना सेम नहीं मिल सकती है। कहीं पर हो सकता है वो जो क्रिएशन हुआ ब्रह्मा के अंदर से, हो सकता है ब्रह्मा सरस्वती निकली, ना कि पति पत्नी की तरह दोनों साथ में आए।
हो सकता है ब्रह्मा के अंदर से सरस्वती निकली हो। तो ये वहां पर जाकर के पति पत्नी वाला जो कॉन्सेप्ट है या भाई बहन का कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके, तो कृष्णा, हाँ थैंक यू सो मच इतनी Thank- सारी नॉलेज और इतने सारे इनपुट्स देने के लिए। आई एम श्योर कि ये अभी तक के जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं उसमें से एक मोस्ट वैल्यूएबल पॉडकास्ट होगा हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे एस्पेक्ट को टच किया। ठीक है, अगेन मैंने बोला था कि मजबूरी है, टाइम अलाउ नहीं कर रहा, अदरवाइज ये डिस्कशन बहुत आगे तक जा सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड स्पेंडिंग योर टाइम विद अस। धन्यवाद आने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज का धमाकेदार पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि बहुत जल्द आने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पे। समय और दिन मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने का, बिकॉज़ मैं चाहता हूं कि आप ये बुक ज़रूर ख़रीदें। और उस बुक को ख़रीदने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक मेंशन कर दिया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी तरफ से कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जब तक आप बुक ऑर्डर कर रहे हैं तब तक हम अपनी वीडियो को एडिट कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।